वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ड्रीम यूपीएससी चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। ऑल्दो मैंने आप लोगों को सुबह बोला था कि हम लोग आरसीईपी वाला जो टॉपिक है उसको शाम में कवर करेंगे, बट आज का जो दिन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग मैसेकर से जुड़ा हुआ दिन है, तो मैंने सोचा कि अभी प्रेजेंट में ये जो टॉपिक है अभी इसको हम लोग पढ़ लेते हैं एंड कल सुबह अपने करंट अफेयर्स के क्लास में उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि व्हाट इज़ द सिनेरियो कि अभी जो सिंगापुर यहाँ पे साइन किया, आरसीईपी को रेक्टिफाई कर दिया। वी विल डिस्कस दैट इन द मॉर्निंग सेशन 7 AM। अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। आज का जो दिन है आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, 13 अप्रैल 1919 की अगर हम बात करें तो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। उसके बारे में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। लेकिन सबसे पहली चीज़, एक बार से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप पहली बार आए हो, एंड अगर आप टॉपिक को पहली बार देख रहे हैं या फिर पहली बार मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं देन डू लाइक एंड शेयर द सेशन। चलिए बात करते हैं इसके बारे में कि पूरी कहानी है क्या। देखो, बहुत ही आराम से इसको समझना, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिएगा, 13 अप्रैल 1919 की अगर हम बात करें तो ये वो दिन था जिसे हम बैसाखी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, बैसाखी का दिन था उस समय पर, और ये जो बैसाखी का दिन था इसी टाइम पे यहाँ पर जलियांवाला बाग, जहाँ अगर आप देखें तो ये अमृतसर प्लेस है जहाँ पे आपको जलियांवाला बाग नाम की जगह देखने को मिलती है। वहीं पर ये हत्याकांड, ये मैसेकर देखने को मिलता है। तो ये मैसेकर हुआ कैसे, क्या इसकी पूरी स्टोरी थी, इसको हम पूरा समझना शुरू करते हैं। देखिए, एक्चुअली जब हम रॉबर्ट क्लाइव की बात करते हैं तो आपको ये चीज़ मालूम होगी कि जब रॉबर्ट क्लाइव के साथ में जो युद्ध वगैरह हुआ था या फिर बैटल ऑफ प्लासी जब हुई थी, उसके बाद में जो ब्रिटिश रूल था वो धीरे धीरे करके हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। और एक टाइम के बाद अगर आप देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड हो चुका होता है। लेकिन जब टीपू सुल्तान की बात आती है तो 1799 के टाइम पे जब टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है, यानी कि एंग्लो मैसूर वॉर के बाद में जब टीपू सुल्तान की हत्या हो जाती है, उसके बाद में इनका जो एक्सपेंशन है, जो ब्रिटिश की जो कॉलोनी इन्होंने बनाया हुआ था भारत को, ये धीरे धीरे करके साउथ तक भी एक्सटेंड करते हुए चली जाती है। जिसकी शुरुआत हुई थी वेस्ट बंगाल से, कोलकाता की साइड से, वो धीरे धीरे नॉर्थ को कैप्चर करता है। नॉर्थ को कैप्चर करते करते वो किसको कैप्चर कर लेता है, पूरे एरिया को, पूरे साउथ तक के एरिया को कैप्चर कर लेता है। ओके, अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। देखिएगा, होता क्या है कि जब रॉबर्ट क्लाइव के बाद में जब टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है टीपू सुल्तान की जब हत्या हो जाती है, इसके बाद में जो ब्रिटिशर्स थे ये बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि हमारे देश के अंदर जितने भी सोल्जर्स हैं उनको भेजा जाए वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए। लेकिन होता क्या है, हमारे देश की तरफ से कहा जाता है कि सिंपल था, इनकी एक मेंटालिटी थी कि अगर आपने 7 समुंदर पार किया तो आप अपने धर्म से हाथ धो बैठेंगे, ऐसा उस टाइम पे माना जाता था। और आजकल तो खैर कहानी अलग है। ओके, तो ब्रिटिशर्स ने जब इस चीज़ की डिमांड करी तो हमारे देश के अंदर सीधे सीधे बोल दिया गया था दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और ये चीज़ें तभी होंगी जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे हमें प्रॉमिस कर देते हैं कि हम पूरी तरीके से इंडिया को आज़ादी दे देंगे, कोई डोमिनो स्टेटस नहीं दिया जाएगा, सीधे सीधे भारत को आज़ाद किया जाएगा। लेकिन जब ये बातें करी जा रही थी उस समय की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रॉब्लम तब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब यहाँ पे मना कर दिया जाता है। मना करने के बाद में क्या हुआ, चलिए वो भी बात कर लेते हैं। जब यहाँ पे मना किया गया तब ब्रिटिशर्स ने ये बोला कि हम भारत को आज़ादी तो देंगे, भारत को हम एक सेल्फ गवर्निंग कंट्री तो बना के दे देंगे, लेकिन वो कब होगा, जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल सेम यही स्टेटमेंट इनका आगे चल के भी आता है जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही होती है, और तब कहा जाता है कि अब तो हमको आप आज़ादी दे दीजिए। तब भी ब्रिटिशर्स यहाँ पर यही कहते हैं अगस्त ऑफर के अंदर 1940 में कि हम इंडिया को आज़ादी तो देंगे लेकिन पहले डोमिनो स्टेटस देंगे, और उसके बाद में जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो जाएगी तब हम भारत को आज़ादी दे देंगे। अच्छा, तो यहाँ पे जब ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो साफ साफ मना कर दिया जाता है कि हमारे देश की तरफ से जो सोल्जर्स हैं उनको वर्ल्ड वॉर में नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी समय पर आता है एक कानून बनके जिसका नाम होता है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। ये जो कानून है ये आता है 1915 के टाइम पे, और 1915 वो समय है जब हमारे देश के अंदर महात्मा गांधी जी की एंट्री हो चुकी थी।
महात्मा गांधी जी की जब घर वापसी होती है 9 जनवरी 1915 को, उसी को हम आज प्रवासी दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। महात्मा गांधी की एंट्री तो हो जाती है, लेकिन ये जो कानून बनाया जाता है ये कानून थोड़ा खतरनाक टाइप का था। क्या था अभी आपको पता चलेगा। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि यही जो लॉ बनाया था यही आगे चल के क्या कहलाया, रोलेट एक्ट के नाम से जाना गया। या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो था, दिस वाज द एक्सटेंशन ऑफ द रोलेट एक्ट। अच्छा, रोलेट एक्ट को तो अब लागू कर दिया गया। अब रोलेट एक्ट जब लागू किया गया तो इसके अंदर क्या क्या बातें बोली गई, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, इसके अंदर ये कहा गया था, ये एक तरीके का ब्लैक लॉ था। क्या था? काला कानून था। आज के अगर प्रेजेंट टाइम में आप देखें तो आपको अफ्स्पा कानून देखने को मिलता है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के कुछ एरियाज़ में है, या आप अगर देखें नॉर्थ ईस्ट के कुछ एरियाज़ में ही लगा हुआ है। एंड इसके अंदर जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा पावर प्रोवाइड कर दी जाती है। मतलब दे कैन गो एनीवेयर, दे कैन सर्च एनीवेयर, दे कैन स्टॉप एनीवन। मतलब ये सारे राइट्स होते हैं अफ्स्पा कानून के अंदर। बिल्कुल वैसे ही कौन सा लॉ था ये? रोलेट एक्ट। अच्छा, रोलेट एक्ट जब आता है 1919 में, जब ये आता है तो इसमें सबसे बड़ी बात देखिए क्या लिखी हुई थी। इसमें लिखा हुआ था नो ट्रायल, यानी कि अगर किसी को अरेस्ट किया गया है तो उसके लिए कोई ट्रायल नहीं होगा, कोई भी यहाँ पे दलील नहीं होगी, यानी कि आप कोई पिटिशन भी फाइल नहीं कर सकते हैं, एंड कोई वकील भी नहीं होगा, यानी कि कोई भी आपको ट्रायल का परमिशन नहीं है, कोई भी आपको दलील की परमिशन नहीं है, कोई भी आपको वकील नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि एक तरीके से ये दादागिरी हो रही थी, हाँ या ना। तो ये जो दादागिरी उस समय पर आपको देखने को मिल रही थी, इस दादागिरी का कहना क्या था कि अगर मान लीजिए कि आपको किसी भी व्यक्ति के ऊपर शक होता है जो कि ब्रिटेन की सरकार के खिलाफ कुछ गलत कर रहा है, उसको सीधे से उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। और उसके खिलाफ अगर आप देखें तो मैंने 2 इयर्स लिखा हुआ है, तो उसको 2 सालों के लिए जेल में डाल सकते हैं, विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट एनी पिटिशन, विदाउट एनी व्हाट एडवोकेट। तो ये सिचुएशन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी। अब भैया ऐसे कानून लगाए जाएंगे तो किसको पसंद आएगा? बताओ ज़रा कमेंट बॉक्स में बताओ, किसी को पसंद आएगा क्या? कतई ना पसंद हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अमृतसर के अंदर डिसीजन लिया जाता है कि हम एक काम करेंगे, हम एक सभा बुलाएंगे जो कि पूरी तरीके से रोलेट एक्ट को प्रोटेस्ट करने के लिए होगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसमें महात्मा गांधी जी को भी इनवाइट किया जाता है, लेकिन महात्मा गांधी जी की ट्रेन जो है ना वो बीच में ही रुकवा ली जाती है, तो महात्मा गांधी का सीन इसके अंदर नहीं आ पाया। ठीक है। अच्छा, जलियांवाला बाग की जब हम बात कर रहे हैं तो ये जगह कहाँ पर है? अमृतसर के अंदर है। और भी मैंने कुछ दिन पहले ही आपको पढ़ाया था कि पंजाब के अंदर जलियांवाला बाग के लिए एक म्यूजियम भी क्रिएट किया गया है अमृतसर में। ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें क्या हुआ। 2 लोगों के नाम, पहला नाम है सत्यपाल और दूसरा नाम है सैफुद्दीन किचलू। ये 2 व्यक्ति थे जो कि बड़े जाने माने टाइप के हुआ करते थे उस टाइम पे। कहाँ? अमृतसर के अंदर। इन्होंने कहा चलो एक सभा बुलाते हैं। ठीक है, सभा बुलाई गई। बैसाखी का दिन था, लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा आएंगे, लोग मंदिर वगैरह भी जाएंगे। अब अमृतसर है तो लोग तो वहाँ जाएंगे ही जाएंगे गुरुद्वारे में। तो लोगों की भीड़ जो थी ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई। जब ये भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई और ब्रिटिशर्स के दिमाग में एट द बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा था कि भाई कहीं ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। और इनको ये बात समझ में आ गई थी कि अगर हमने आज इंडियंस को कंट्रोल नहीं किया तो आगे चल के ये हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकते हैं। दूसरी तरफ जब इंडिया के अंदर ये हिंदू और मुस्लिम का जो विवाद था ना, एक तरीके से अगर आप देखें तो दोनों लोगों के बीच में फूट पड़ चुकी थी, राइट। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ये खेल गए थे ब्रिटिशर्स। तो यहाँ पर हिंदुओं के साथ में मुस्लिम्स का कोई भी उस टाइम पे सपोर्ट नहीं था, लेकिन ये सपोर्ट आगे चल के आपको देखने को मिलेगा। 1917 में चल के मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है दोनों आपस में आके जुड़ जाते हैं। अच्छा, अब सिचुएशन यहाँ पे क्या क्रिएट होती है? सिचुएशन ये क्रिएट होती है कि जलियांवाला बाग जो पूरा एक पार्क टाइप का था, आप देख सकते हैं ये पूरा पार्क टाइप का हुआ करता था। और इसमें अगर आप देखो, इस वाली इमेज को अगर आप देखें तो ये इसका बाहर का एरिया है। इसके बीच में जब आप देखेंगे ना तो एक आपको कुआं भी देखने को मिलता है, एक वेल भी देखने को मिलता है। ठीक है। फिर क्या हुआ कि ये क्या था, पूरा पार्क था। इस पार्क में जो दरवाजे थे सारे के सारे दरवाजे क्या हैं, बंद करा दिए जाते हैं। सिर्फ एक दरवाज़ा यहाँ पे ओपन रखा जाता है। और यहाँ पे नाम आता है एक जनरल का, जिसका नाम क्या होता है, जनरल आर डायर।
ये जनरल ओ डायर नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड। वो जनरल ओ डायर हैं जिनकी हत्या उधम सिंह ने करी थी, ये वो नहीं है, ये दूसरे वाले डायर है। मतलब डायरों की तो खैर कमी नहीं है दुनिया में, तो ये जो दूसरे वाले डायर थे ये उस टाइम पे जनरल हुआ करते थे और इनकी आगे चल के डेथ होती है, पैरालिसिस का अटैक इनको पड़ता है जिसके चलते इनकी डेथ होती है, ठीक है। तो ये जो महाशय थे इन्होंने क्या डिसाइड किया कि भाई हमें कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा इन भारतीयों को रोकने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, सारे तरफ के दरवाजे बंद करा के सिर्फ एक तरफ का दरवाज़ा खोल के रखा और कुछ इस तरीके से अंधाधुंध यहाँ पे गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। ये वो सीन है जहाँ पे आपको कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, ये पिक्चर जो है बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, कुछ ही लोग आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो नौबत थी वो इससे भी बुरी उस समय पर हो गई थी। लोगों ने अपनी जान को बचाने के लिए कुएं में कूदना शुरू कर दिया था और वहाँ पे इन लोगों के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या किया गया, गरम तेल उन कुओं के अंदर डाला गया। आज भी अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो ये जो म्यूज़ियम वगैरह बनाए जा रहे हैं वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा अभी भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स देखने को मिलते हैं, गोलियों के निशान देखने को मिलते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि वहाँ पे अभी भी खून के जो धब्बे हैं वो देखने को मिलते हैं। तो दीज आर द थिंग्स जो एक मेमोरियल के रूप में यहाँ बनाया जा रहा है पंजाब के अंदर, ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है इसके लिए, ठीक है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली। अच्छा, अब इस सिचुएशन के साथ में सुनिएगा फिर क्या होता है। तो 13 अप्रैल का जो ये टाइम था ना, इस 13 अप्रैल के अगर समय की बात करें 1919 की, बैसाखी का दिन था और ये सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। और ये सिचुएशन जो थी कहाँ पर, हमांदिर साहिब, ये जगह है कहाँ, अमृतसर के अंदर। और वहाँ पे जब अंधाधुंध गोलियाँ चलती हैं तो इसके चलते ऐसा कहा जाता है कि हमारी तरफ से हज़ारों से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, लेकिन ब्रिटेन की जो रिपोर्ट तैयार करी गई उसमें कहा गया कि 300 से लेकर 350 लोगों की ही सिर्फ डेथ हुई थी। अब इसके लिए क्या हुआ, कमिटीज़ बनाई गई। तो जब ब्रिटिशर्स को यहाँ पे ये चीज़ समझ में आई कि अरे अच्छा इतना ज़्यादा हो गया, तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि ये डायर को यहाँ से भेजो भाई, इससे काम ना हो पाएगा। डायर को ब्रिटेन वापस भेज दिया जाता है। भारतीयों को लगा अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा काम किया ब्रिटिशर्स ने, लेकिन भारतीयों को क्या पता था कि जब ये ब्रिटेन पहुँचता है तो वहाँ पे जाके इसकी पूजा पाठ करी जाती है, इसको अवार्ड्स दिए जाते हैं, इसको रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। लेकिन वहीं पर एक कमेटी बनती है जिसका नाम है हंटर कमेटी, और दूसरी तरफ जो भारतीयों के द्वारा कमेटी बनाई जाती है उसका नाम है तहकीकात कमेटी। हंटर कमेटी ब्रिटिशर्स ने बनाई थी क्योंकि उनका कहना था कि ज़्यादा मौतें नहीं हुई हैं, लेकिन हम इंडियंस को तो मालूम था ना कि मौतें बहुत ज़्यादा हुई हैं, तो भारतीयों के द्वारा अलग से एक कमेटी बनाई गई। आपका होमवर्क ये है कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे हंटर कमेटी जो बनाई गई थी उसके हेड कौन थे और जो तहकीकात कमेटी बनाई गई थी उसके हेड कौन थे। ये दोनों अलग अलग कमिटीज़ बनाई जाती हैं, इनकी रिपोर्ट्स आती हैं, बट इसका कोई भी सल्यूशन नहीं निकलता है और ये सारी रिपोर्ट्स ऐसे ही बंद हो जाती हैं। आज भी अगर आप उस दिन को याद करेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, सिर्फ ये पिक्चर्स देख के या फिर इसको मूवी में देख के। आपने मूवी में भी देखा होगा, लेकिन हाँ, ब्रिटिशर्स की ये सोच थी कि अगर हम इस तरीके का कुछ भी करते हैं तो इससे जो भारतीय हैं हम उनको कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन मतलब इतने भी बेवकूफ़ थे, मतलब मानना पड़ेगा भाई बेवकूफ़ तो थे ये। तो इसके बाद में जो सिचुएशन आती है वो तो आपको मालूम ही है, भगत सिंह द ग्रेट पर्सनालिटी, उनके बारे में क्या ही कहा जाए, मेरा कुछ कहना भी बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो भगत सिंह जी ने फिर आगे चल के जितने मूवमेंट्स को लीड किया, आपको मालूम है 1931 का टाइम था जब उनको फांसी की सज़ा दी गई थी 23 मार्च। मतलब इतना खौफ फिर इनके अंदर आ गया था कि 24 तारीख की जगह 23 तारीख को ही इन्होंने फांसी दे दी। तो एक मौत ने भी इनके दिल के अंदर वो खौफ पैदा कर दिया था, जिसके चलते आगे चल के फिर ब्रिटिशर्स को इंडिया को फ्री करना पड़ा। तो ये थी पूरी स्टोरी जो यहाँ पर 1919 के टाइम पे देखने को मिली थी। उम्मीद करेंगे कि आपको पूरी बातें समझ में आ गई होंगी कि किसके प्रोटेस्ट में इसकी शुरुआत होती है, क्या क्या चीज़ें थी। उम्मीद करेंगे कि आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हो तो एक बार से लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी के कोई भी बैचेस अवेल करने हैं तो आप यूपीएससी बैच अवेल कर सकते हो, एसएससी बैच भी अवेल कर सकते हैं। दोनों ही बैचेस नए नए स्टार्ट हुए हैं, आप दोनों को ही ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। और इसके साथ में ये ध्यान रखिएगा कि आपको 2 मंथ का एक्सटेंशन भी देखने को मिल रहा है। यूपीएससी बैच जो है इसकी फ़ी 2 साल की अगर आप देखेंगे तो 64,000 रुपीज़ है, और जब आप ये पेमेंट करोगे तो इसमें आपको 10% ऑफ मिलेगा
जब आप कोड यूज़ करेंगे प्रतीक, और ये भी बता दें कि इसमें आपको 2 मंथ्स का एक्सटेंशन मिलेगा, यानी कि ये जो बैच है ये 24 नहीं बल्कि 26 मंथ के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, अमाउंट आप देख सकते हैं अगर सिर्फ आप मेंस ज्वाइन करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो तो बता दिया, इसका स्कॉलरशिप टेस्ट भी होता है संडे वो आप ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, ये जो आपका नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है एसएससी कैटेगरी के अंदर, इसका भी एक्सटेंशन के लिए सिर्फ 2 ही दिन है। 13 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 12 महीने की फीस में आप 14 महीने तक बैचेस को कर पाएंगे, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, जीएस, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, एनी एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।